नमस्कार प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों का क्लास फिर आज पुनः स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे। और शाम 6 बजे रोज क्लास होता है आप लोगों का, ये आप लोगों को पता है, ठीक। और फिर बता भी दिए भाई। तो चलिए भाई लोग, अपनी खुशी और अपने उमंग के साथ क्लास कीजिए। आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे भैया, आप तो यहाँ पर लिखे नहीं है कि आज क्या पढ़ने वाले। आज बताते हैं। आज पढ़ेंगे साइंस वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि मैथ वीवीआई क्वेश्चन लगातार आते रहा है, लेकिन साइंस का एक भी टॉपिक पर हमने इधर चर्चा नहीं की है। तो हमने सोचा कि आज आप लोगों के लिए साइंस लेकर के आया जाए, क्योंकि आप लोग भी मैथ पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, ठीक। आप लोगों को सभी विषय भी पढ़ना है। तो चलिए भाई लोग, स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास और साइंस देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन। और आप लोगों को बता दें कि कल सुबह से, ठीक, टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक जो जो स्टूडेंट्स टारगेट बैच में नहीं जुड़े हो, वो फटाफट से जुड़ जाना है। और कहने का मतलब क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जो नया स्टूडेंट, क्योंकि टारगेट बैच कल से स्टार्ट होने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि कोई और स्टूडेंट, ठीक, जो कि टारगेट बैच में पढ़ना चाहते हो और वो छूट जाए एक आध सेशन से, तो मैं ये बात नहीं चाहता। जो स्टूडेंट जुड़ जाएंगे उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप लोग भी अपनी छोटे भाई बहनों को टारगेट बैच में जोड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, उनको चैनल को शेयर करो, ठीक, या फिर वीडियो ये शेयर कर दो और बोलो क्या, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। क्योंकि टारगेट बैच आप लोगों का इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में होने वाला है। और कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, सुबह 7 बजे से, ठीक। कल सुबह 7 बजे से टारगेट बैच स्टार्ट हो जाएगा। और 7 बजे नहीं टाइमिंग रहने देते, 9 बजे रहने देते हैं, ठीक। 7 बजे वैसे भी सब सो करके उठेगा भाई, वो आया हुआ, अभी से ही क्लास स्टार्ट हो रहा है, पगला आ गए हैं भैया। तो 7 बजे से नहीं, ठीक। आप लोग फ्रेश हो जाइएगा स्नान करके। और कल क्या, कल 9 बजे से। वैसे आप लोगों को पढ़ने का विषय है तो 4 बजे सुबह उठ करके आप लोग पढ़िए। ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस टाइम आप लोगों के जो ये मस्तिष्क का मशीन रहता है ना, न्यू रहता है, पूरा फ्रेश रहता है। और उस टाइम जब आप पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा लगभग 80 से 90% बात आपके दिमाग में फिट हो जाता है। फिर लंबे समय तक जो है आप उसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम किताब आपके लिए होता है और आप किताब के लिए होते हैं। उसके बाद कोई नहीं, ना आपके साथ कोई दोस्त है, ना भाई है, ना बहन है, कोई नहीं रहेगा उस टाइम। और उस टाइम बस एक ही चीज रहेगा, आपका दोस्त आपका किताब रहेगा और आपका भाई बहन भी आपका किताब रहेगा। उस टाइम बस दो ही दोस्त रहेंगे, एक किताब एक आप, ठीक। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई कीजिए, ये पूरा मस्तिष्क फिट हो जाएगा। और आप लोग इस टारगेट क्लास को अच्छे से अचीव कीजिए और टाइम बाय टाइम आप क्लास कीजिए। सुबह 9 बजे से, कल से सुबह 9 बजे से क्लास लेंगे टारगेट का। सुबह ऑब्जेक्टिव को हो जाएगा, ठीक। और शाम 6 बजे जो क्लास चल रहा है उस टाइम आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा, जो कि वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुबह ऑब्जेक्टिव शाम सब्जेक्टिव, सुबह ऑब्जेक्टिव शाम सब्जेक्टिव, इस टाइप से टारगेट क्लास होगा। तो टारगेट क्लास को अच्छे तरीके से कीजिएगा। और हमारी कोशिश, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको टारगेट क्लास में वो चीज दिया जाए जो कि एग्जाम में आता है, ठीक। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट बैच में होने वाला है। तो आप लोग पूरा क्लास, जो अभी तक कोई कुछ नहीं पढ़े, जो स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े वो टारगेट बैच ले लेगा, मतलब उसको परचेज नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है, 0 रुपया है उसका बैच का। तो आप लोग को क्या करना है भाई, टारगेट बैच पढ़ो और उसके बाद एग्जाम में धमाल मचा के आओ भाई। ऐसा ऐसा क्वेश्चन टारगेट बैच में है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि सोचोगे क्या भैया, इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ छुपा करके रखे थे भाई, ऐसे सोचोगे। तो टारगेट बैच में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक। तो हमने एक पोस्टर भी लगा दिया था कम्युनिटी टाइम में टारगेट बैच का, और बैनर आर भी सब टारगेट का बन गया है, ठीक। तो चलो भाई, आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं ले, जो खास बात थी अभी कहने की वो हमने कह दिया। और आपको साइंस का भी है क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो स्टूडेंट्स आपके भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, ये वाला क्लास में जोड़ लो भाई, कम से कम ये क्लास तो लास्ट है। इसके बाद तो कल से तो टारगेट में स्टार्ट हो रहा है, टारगेट में गर्दा उड़ाना है भाई। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आप लोग क्लास, काफी बातचीत हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। चलो भाई आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है,
कह रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग कर साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं लोग, तो क्लियरली समझो। उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी भी इमेज को जो है छोटा बनाता है, ठीक। और उत्तल दर्पण किसी इमेज को अगर दूर में है तो छोटा बनाएगा, लेकिन पास आएगा तब बड़ा इमेज बनाएगा, ठीक। और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना भाई बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर से कुछ भी आ रहा होता है ना तो उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर कवर कर लेता है। हाँ भाई आ रहा है गाड़ी, उसको कवर अप कर लेता है। तो गाड़ी में जो है उत्तल दर्पण को क्यों लगाया जाता है साइड मिरर के रूप में, मतलब बगल से आप गाड़ी में देखते होंगे जब गाड़ी रहता है तो उसमें साइड से, दोनों साइड से लगाया रहता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जब गाड़ी रोड पर चलता है, वाहन जब रोड पर चलता है, गाड़ी को ही वाहन कहा जाता है, ठीक। तो जब चलता है तो पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है वो गाड़ी उस मिरर से, साइड मिरर से हमें पता चल जाता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में आ रही है। अगर बहुत दूर गाड़ी है, पीछे वाला गाड़ी जो है बहुत दूर है हमसे, तो हम अपना क्या करते हैं, साइड नहीं देते हैं, अपना हम अपने चलते रहते हैं अपने सीधे रास्ते। तो वो बहुत दूर रहता है तो छोटा प्रतिबिंब दिखाता है साइड मिरर में, ठीक। लेकिन अगर वो वाहन जो है पीछे वाला गाड़ी अगर हमारे गाड़ी के पास आने लगता है तब वो जो प्रतिबिंब बनने लगता है ना दर्पण में, उत्तल दर्पण बहुत बड़ा बनने लगता है। और जब बड़ा बनने लगता है उत्तल दर्पण प्रतिबिंब तो हमें पता चल जाता है कि पीछे वाली गाड़ी जो है हमें ओवरटेक कर रहा है, तो क्यों ना इस पीछे वाली गाड़ी को हम जो है एक काम करते हैं, साइड दे देते हैं, बेचारा अपना चल जाएगा अपने रास्ते से। तो वही काम होता है उत्तल दर्पण का। इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का जो प्यारे साथियों उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। वही बात यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, ठीक। तो एक मिनट, आपको जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने वाला है तो अभी रुक जाते हैं। तो देखो, अब देखो क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है। बैकग्राउंड साउंड ऑफ चला गया है, आ रहा था, कोई आदमी आ रहा था तो बोलवे करता, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, किसी से बात करता तो इसलिए थोड़ा सा रुक गया। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है ये बात हमने समझा दिया 2 मिनट में। अब देखो क्या करना है कि अब देखो हम वाहन लिखेंगे, हम वाहनों में, ब्लैक पेन ले लेते हैं अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे, हम वाहनों में यानी कि गाड़ियों में, ठीक, उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि भाई 2 नंबर वाला हम पूछेगा तो इसको थोड़ा लंबा चौड़ा करके लिख देते हैं, नंबर हमको पुरकस मिलेगा। तो क्योंकि यह जो है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये बात तो हम भूल ही गए थे भाई, आपको नहीं बताया कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अब तो पहले से आपको नॉलेज है कि भाई उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब, क्योंकि पीछे से गाड़ी आ रहा है तो उल्टा थोड़ी ना बन रहा होगा। तो यहाँ पर जो है ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और यह जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा होता है, ठीक, इस बात पर हमने जिक्र किया। लेकिन ये वस्तु से छोटा कब होता है, मतलब ये छोटा कब होता है, बहुत छोटा कब होता है, छोटा तो होता है मिरर के अंदर में छोटा में ही दिखेगा, लेकिन बहुत छोटा कब होता है, जब पीछे रहता है, ठीक। वस्तु से छोटा हमेशा मिरर में दिखाई देगा, तो ये वस्तु से छोटा होता है। इसी का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, मतलब उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक होता है। हमने बताया कि बहुत दूर से भी गाड़ी आ रही है तो छोटा दिखेगा, और पास आ गई गाड़ी तो बड़ा दिखेगा पहले की अपेक्षा, ये बात हमने बताया था, बहुत छोटा और बड़ा वाला जिक्र हमने किया। तो ये दृश्य इससे क्या स्पष्ट होता है, बहुत दूर से जो वाहन आ रहा है, जो गाड़ी आ रहा है, उसको ये उत्तल दर्पण से जो है हम देख पा रहे हैं। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक, देखने की क्षमता बहुत बड़ी है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र जो है उत्तल दर्पण का वो अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। उसके बाद अब देखो, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, ठीक, बाहर की देखो भाई उत्तल दर्पण जब ये मान के चलो साइड मिरर वाला आईना है, ठीक, ये आईना है, ठीक, लेकिन ये आईना इस टाइप से होता है, बहुत वक्रित नहीं होता है, थोड़ा सा वक्रित होता है, ठीक। ये मान के चलो आईना है ना, तो ये इस टाइप से होता है, ठीक, और यहाँ ऐसे ऊपर में बना रहता है, फिर पीछे से ऐसे 2 डंटी लगा करके लगा रहता है। तो ये थोड़ा सा वक्रित होता है, लेकिन वक्रित होता है मतलब वक्रित मतलब क्या भाई, टेढ़ा मेढ़ा होना, ठीक, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं, गोलीय टेढ़ा, ठीक, गोलीय टेढ़ा होना उसे वक्रित कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, बाहर की ओर वक्रित होते हैं, ठीक, और बाहर के वक्रित होते हैं, इसलिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने के लिए
समर्थ बनना आता है। मतलब ड्राइवर जो है पीछे का जो दृश्य है, पीछे का जो बात जो चीज है पीछे दिखने वाले, ड्राइवर तो पीछे झाँक कर तो नहीं देखा भाई गाड़ी कोई आ भी रहा है आगे चलाए, ऐसे में तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए साइड मिरर का उपयोग किया जाता है पीछे देखने के रूप में। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, बोलेगा उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, आया है, कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ये भी बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। तो अवतल दर्पण का उपयोग भाई बताते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो है, आप सैलून गए होंगे बाल बनवाने के लिए, ठीक, हालांकि हमारे बहन जो है नहीं गई होगी, लेकिन आप लोग तो गए होंगे भाई। तो सैलून जब जाते हैं तो वहां पर एक चीज आप देखते होंगे कि आप सामने देख रहे हैं और पीछे भी एक दर्पण लगा हुआ है, आगे भी एक दर्पण लगा हुआ है, लेकिन आप जो सामने देख रहे हैं तो सामने वाला जो आपको जो है ना प्रतिबिंब थोड़ा छोटा दिखे, मतलब अपने साइज का दिखेगा, ठीक, लेकिन पीछे वाला जो प्रतिबिंब आपको दिख रहा है, पीछे वाला जो फिगर आपको इमेज जो दिख रहा है आपको सामने वाले आईने में, वो आपके सामने वाले दर्पण से में जो प्रतिबिंब बन रहा है, आपका फिगर बन रहा है सामने वाले दर्पण में, उससे कुछ ज्यादा आपको, थोड़ा सा ज्यादा कहिए, आपको बड़ा दिख रहा होगा, ठीक, आप गौर कीजिएगा। हमने तो भाई गौर किया है, लेकिन आप भी गौर कीजिएगा। सैलून तो जाते होंगे, कोई हो सकता है कल जाए, कोई हो सकता है कल परसों आए होंगे सैलून से, तो आप गौर कीजिएगा कि आप जो है ना, जब उस टाइम बाल बनवाइएगा तो उस टाइम आप बाल नहीं देखिएगा, उस टाइम देखिएगा कि क्या जो सामने वाला जो दर्पण है उसमें जो हमारा इमेज बन रहा है और पीछे वाला दर्पण में जो हमारा इमेज बन रहा है, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है कि नहीं है। तो हम बताते हैं डेफिनेटली कि आपको डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि सामने वाला इमेज जितना बड़ा रहेगा वो आपके सेम टू सेम रहेगा, ठीक, लेकिन पीछे वाला जो इमेज आपका बनेगा वो इमेज आपके इमेज से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक। तो आप क्लियर समझ गए, हजामती दर्पण के रूप में होगा पहला उपयोग, यानी कि सैलून में। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं सैलून में, या फिर किताबी भाषा में लिखना चाहते हैं तो हजामती दर्पण के रूप में, ठीक। और दूसरी बात ये है कि आप जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ, जब आप नाक कान गला दांत वाला डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर क्या करता है, ऊपर में जो है ना, ऊपर में वो बल्ब लगाया रहता है, ठीक, ऊपर में बल्ब लगाया रहता है, जिस प्रकार से यहाँ हमारे सामने बल्ब है, और वो क्या करता है कि यहाँ पर दर्पण लगा लेता है, दर्पण लगा लेता है, और उस दर्पण से बल्ब का लाइट आया और वो दर्पण ऐसे करेगा, आपके गला में देख लेगा भाई, कुछ फंसा तो नहीं है। तो उस टाइम अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हालांकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि भाई दर्पण का उपयोग कम, डॉक्टर सब दर्पण का उपयोग कम कर रहे हैं, और कोई डॉक्टर जो है वो हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं, ऊपर वाला, ठीक। तो ये हेडलाइट का भी उपयोग कर लेते हैं डॉक्टर साहब, डायरेक्ट आपके मुंह में जाकेगा। हालांकि गांव घर में जो होता है टॉर्च मार के डॉक्टर साहब गला देखते हैं, क्योंकि हम भी भाई गांव से बिलोंग करते हैं और हम डॉक्टर के पास गए हैं, सभी जाते हैं। तो हमने देखा कि जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं और जाते हैं, वो डॉक्टर क्या करते हैं कि टॉर्च मारते हैं, ठीक, टॉर्च जलाते हैं और डायरेक्ट गला देखते हैं। तो ऐसा हमने करते देखा है, लेकिन अभी तक हमने अपने लाइफ में, ये किताब में ही पढ़े हैं, न्यूज में देखे हैं, लेकिन अभी तक लाइफ में हमने जो है अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के शिविर में नहीं देखा है। और आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको जो है प्यारे साथियों, सर्च लाइट समझते हो, टॉर्च, टॉर्च जो होता है, हम किसान के लड़के हैं भाई, ये चीज हमने देखा सर्च लाइट, क्योंकि सर्च लाइट में जो है ना भाई, सर्च लाइट उसको कहा जाता है, मतलब बारी सर्च लाइट जलाइएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 500-400 मीटर दूरी तक भी आप देख सकते हैं, भले मतलब जहां पर उसको रोकने वाला, उस लाइट को रोकने वाला आ जाएगा, दीवार, जैसे हम यहाँ पर सर्च लाइट जलाए, सामने दीवार है तो दीवार पर पूरा फोकस हो जाएगा। अगर हम सर्च लाइट ऐसे जलाएं और सामने पेड़ है, बीच में कुछ नहीं है, पेड़ चाहे 500 दूरी पर है या फिर 400 मीटर दूरी पर है, तो पेड़ पर डायरेक्ट फोकस होगा
उससे पहले हमें कुछ नहीं दिखेगा। अगर बीच में कुछ आ जाएगा तो बीच वाला दिखेगा, पेड़ तब नहीं दिखेगा। ठीक, तो सर्च लाइट का उपयोग हमने खेतों में किया है। अब पूछेगा भैया कैसे किया है, तो सब्जी खेती जब होती है या फिर कहिए पटवन, पटवन समझते हो, सिंचाई, खेतों की सिंचाई, तो उस टाइम जो है हमें रात के टाइम में जो है प्यारे साथियों एक बार सिंचाई करने जाना था। और अक्सर हम रात के टाइम में जाते हैं सिंचाई करने के लिए, क्योंकि रात में जो है ना धरती और पानी दोनों के बीच जो है ना कम सुखाव होता है। वैसे दिन में जब हम सिंचाई करते हैं तो उस टाइम पानी कुछ ज्यादा ही सूख जाता है, क्योंकि ऊपर से सूर्य की किरण और नीचे से धरती दोनों सूखने लगता है पानी को। तो इसलिए हम अधिकतर रात में सिंचाई किए हैं। तो रात में जब सिंचाई करने गए थे ना, तो उसी टाइम सर्च लाइट का उपयोग किए। और उस टाइम जो है प्यारे साथियों, उस टाइम सर्च लाइट का उपयोग करने पर हम क्या करते थे, ऐसे जलाते थे और दूर वाला पेड़ देखते थे, भाई उधर पेड़ पर देखो कुछ है तो नहीं। तो इस टाइप से हम करते थे। और जब वो उसी को क्या कहा जाता है, सर्च। हालांकि उस टाइम तक हमें नहीं पता था कि भाई ये सर्च लाइट है। हम जब उस टाइम हम क्या बोलते थे उसको मालूम है, टॉर्च है भाई, बहुत दूर तक दिखने वाला टॉर्च। तो इस टाइप से जो है प्यारे से सर्च लाइट का उपयोग होता है। और हेडलाइट, वाहन तो आप मोटरसाइकिल तो लगभग एवरेज सभी लड़के जानते होते हैं चलाना। तो मोटरसाइकिल जब आप चलाते हैं या फिर कोई और वाहन ले लीजिए, तो उस टाइम जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल वाला जो लाइट होता है ना बहुत दूर तक जाता है। वो दूर तक जाने का क्या कारण है मालूम है, अवतल दर्पण का लगा होना। अवतल दर्पण मोटरसाइकिल की हेडलाइट में लगे होते हैं या फिर कहिए कोई और गाड़ी, तो उसमें अवतल दर्पण लगा और उसी के लाइट से जो है बहुत दूर तक जो है लाइट जाता है। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर वही बात हमने लिखा है कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग को बताएंगे, क्वेश्चन है। तो अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित इस टाइप से आपको लिखना है। पहला क्या, तो हजामती दर्पण के रूप में या फिर कहिए सैलून में। ठीक, सैलून में केस बनाने के टाइम, तो उतना लिखने का आपको जरूरत नहीं है, हजामती दर्पण के रूप में लिख दीजिए। सभी अब इसको समझ गए होंगे। सर्च लाइट अभी जस्ट हमें बताया अपने खेत के जो कांड किए हैं खेत में, उसी वाला। तो यहाँ सर्च लाइट और मोटर कार यानी कि वाहनों में, ठीक, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, मोटर कार यानी 4 चक्का समझते हो, 4 व्हीलर, तो मोटर कार की हेडलाइटों के परावर्तक के रूप में। ठीक, ये वाला क्लियर। और डॉक्टरों द्वारा रोगियों की नाक, कान, गले तथा दांतों की जांच के लिए यह भी हमने समझा दिया। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो बाइक साइड हो जाते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को भाई सर्दी खांसी भी हुआ है मेरे को। क्योंकि आप लोग को जो है ना हमें बताना बहुत अच्छा लगता है, क्लियर समझो भाई। ये नहीं कि छोड़ छोड़ करके क्या है नहीं है, तो क्लियर समझा करो। हमें नहीं आता है भाई अधूरा समझाना, क्लियर समझाना आता है। पूरा कहानी बताओ फिर समझ जाए बंदा आगे का। ठीक, तो चलो भाई, हमें उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, ये क्वेश्चन आंसर देखो, इसमें क्या है। इसमें देखिए भाई, कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए भाई। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि वो अपवर्तन क्या है वो भी बताइए। तो हम यहाँ पर उस अपवर्तन पर जिक्र करेंगे। पहला बात तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है वो पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि उसके नियम लिखो। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है भाई, तो जब आप देखो भाई, आप एक क्या कीजिए, कांच का एक ले लीजिए। कांच का जैसे स्केल आता है ना, उसी टाइप से कांच का एक छोटा पतला सा एक ले लीजिए जो होता है। तो कांच वाला मान के चलिए इतना मोटा हम ले लिए सीधा स्केल। ठीक, तो उस पर हम क्या करेंगे, लेजर लाइट से आप जब उस पर देखेंगे तो लेजर लाइट से जब आप बारिएगा तो कांच में जाकर के वो थोड़ा टेढ़ा, जैसे ये कांच है मान के चलो, ये मार्कर कांच है, इस पर जब हम लेजर लाइट मारेंगे तो ये कांच के अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होकर के, विचलित होकर के, फिर दूसरे सीधा नहीं निकलेगा, फिर थोड़ा सा विचलित होकर के, फिर आगे चल करके फिर निकलेगा। ठीक, तो मतलब अंदर में इसमें जो है विचलन होगा। अगर हम ऐसे आ रहा है, इसमें जो है ऐसे आ रहा है, ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा फिर निकलेगा। इसे ही कहते हैं भाई प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन इसे ही कहते हैं। मतलब कहने का माध्यम चेंज हुआ, कहने का मतलब क्या, माध्यम चेंज हुआ।
कांच में प्रवेश करने से पहले लेजर लाइट किस माध्यम में जा रहा था? वो जा रहा था वायुमंडल के माध्यम में, वायु में जा रहा था। ठीक, वायु में वो चल रहा था। और जब वो कांच में प्रवेश किया तो वो कहाँ प्रवेश करके आ गया? कांच में आ गया। तो माध्यम चेंज होने पर इसने अपना दिशा बदल लिया। क्या? लेजर लाइट। ठीक, और उसके बाद जब फिर वो कांच से बाहर निकलता है, फिर वायु में प्रवेश करता है, फिर ये अपना दिशा बदल लिया। इसे क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, और प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम होता है। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला ये नियम होता है, जैसे प्रकाश के परावर्तन में आप देखते होंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन का भी नियम होता है कि अपवर्तित किरण, पहले तो आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, क्योंकि यहाँ अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन में परावर्तित किरण होगा, आपतित किरण परावर्तित किरण। लेकिन जब अपवर्तन में पूछेगा तो आपतित किरण तथा अपवर्तन किरण, उसके साथ साथ आपतित किरण और अपवर्तन किरण, उसके साथ साथ आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण की ज्या, ठीक, और अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों जो होता है क्या होता है भाई? दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है। तो यही है जो क्या है भाई? अपवर्तन के नियम है, दो नियम होते हैं। और अपवर्तन के दूसरा नियम जो है ना, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसमें कहते हैं आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो है एक का अनुपात एक नियतांक होता है। ये दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये नियम स्नेल साहब ने दिए थे, तो इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। तो ये बात आपको क्लियर रखना होगा माइंड में। अब चलिए आंसर हमने क्या लिखा है वो समझ लीजिए। फाइनली जो बात मोटा मोटी था, एवरेज जो बात था, वो हमने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन आंसर में देखो क्या कह रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को बताएं। तो लिखेंगे प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, यानी कि प्रवेश करती है। ठीक, हमने बताया वायुमंडल से कांच में प्रवेश किया, ठीक, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो वो अपने मूल पथ से मुड़ जाती है। ठीक, मुड़ना हमने बता दिया, विचलित होना बता दिया। ठीक, तो अपने जो जिस रास्ते पर वो जा रहा था उस वो रास्ता छोड़कर किसी दूसरा रास्ता चुन लेता है, कोई दूसरा। तो इसे क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बात हमने क्लियर आप लोगों को समझा दिया। ठीक, अगला बात लिखेंगे कि क्वेश्चन पूछ रहा है ये भी कि इसके नियमों को लिखे, तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। ठीक, आगे क्या लिखेंगे? आपतित किरण, पहला नियम लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम तो भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम के सेम टू सेम आ गया। अंतर कहाँ पर है? बस एक चीज पर, वहां परावर्तित किरण होता है, यहाँ अपवर्तित किरण होता है। बस एक ही वर्ड का जो है अंतर है। और दूसरा नियम इसमें ये आ जाएगा कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। ठीक, इसका अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। वो बात भी हमने यहाँ पर लिखा है, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू नियतांक। नियतांक की जगह पर आप सी के कुछ भी दे सकते हैं, कोई एक नियत अंक होना चाहिए। ठीक, कांस्टेंट इसको बोला जाता है, नियतांक को कांस्टेंट बोला जाता है। और इस नियम को क्या कहते हैं भाई? इसी नियम को कहते हैं भाई स्नेल का नियम। ये एक्स्ट्रा बात आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाता है कि स्नेल के नियम निम्नलिखित में कैसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम, प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम। इस टाइप से ऑप्शन दे देंगे तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर तो आपको मालूम प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है कि स्नेल के नियम को लिखे, तो उस टाइम आप प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम लिख देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्लियर बातें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे जो क्वेश्चन आने वाला है भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई हमको अभी खुशी हो रही है, वो क्वेश्चन हमको दिमाग में फिट हो गया। चलो भाई अभी दिमाग आया तो चलो भाई वो क्वेश्चन भी करा देते हैं। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं अगला वो क्वेश्चन पे। देखो भाई ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया है। कहें तो उस टाइम के एग्जाम में आया है जिस टाइम हम एग्जाम दे रहे थे।
तो इसमें देखो है क्या, इसमें बताते हैं। कह रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या, दूसरा का स्थान ग्रहण करके खुद के स्थान अपना जो है वर्चस्व क्या करता है, फैला लेना। जैसे पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे और फिर उस राज्य को जीत करके उस राज्य को अपने राज्य के अधीन करके उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। जैसे हमारे आ जाते हैं अशोक सम्राट, क्या करते थे, मार काट पूरे। इसके साथ साथ बताते हैं और काफी राजा महाराजा हुए हमारे बिहार में। चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी क्या किए, जब उनके हाथ में बल आया, सेना आई, तो उनको वो क्या किए, बहुत ऐसे राज्य थे जिनको अपने अधीन किए, अपने राज्य में मिला लिए। इसी प्रकार आए पृथ्वीराज चौहान। भाई पृथ्वीराज चौहान क्या किया, उसका तो अफगानिस्तान तक भाई उसका था पूरा एरिया, म्यांमार, इधर म्यांमार, अफगानिस्तान, बहुत कुछ है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, वो जब वो लड़ाई किए थे, सिकंदर के सेनापति था, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन सिकंदर का सेनापति था। तो सिकंदर के सेनापति से जब चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ाई किया, तो उस टाइम उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति को हरा करके उसके साथ साथ क्या किया कि सिकंदर के सेनापति की बेटी शादी कर लिया। उसके बाद क्या किया कि बोला क्या, जो हमको दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीज चाहिए। और जिस बताओ भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज पर बसा हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो उस टाइम कुछ और ही नाम चलता था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। ठीक, तो 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने वाला है। तो देखो भाई, हम कहाँ थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, और उस टाइम क्या होता था भाई, तो वो काम कर लेता था, अपना प्रतिस्थापन कर लेता था। वो राजा महाराजा क्या करते थे, अपना प्रतिस्थापन कर लेते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे, उस राज्य पर अधिकार कर लेते थे। ठीक, तो यहाँ भी कुछ वही कांड होने वाला है। लेकिन एक चीज और बता देते हैं, आजकल के समय में क्या होता है, किसी दो आदमी की खुशहाल जिंदगी में कोई तीसरा आदमी जो है एंट्री मारता है, और वो क्या करता है, दोनों आदमी को आराम से छिटपुट कर देता है और अपना जगह बना लेता है वहां पे। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक बात समझ लो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब अलग करना। किसी दो आदमी खुशहाल जिंदगी में जो है फूट डालना। अंग्रेज क्या करते थे, हमारे इंडिया में आकर के फूट डालते थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब होता है, ठीक बताते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब होता है, क्या कहता है, क्वेश्चन आ रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें अभिकारक के क्या, अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण करते हैं। मतलब कहने का, किसी की जैसे Fe और Fe प्लस CuSO4 है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, CuSO4 की खुशहाल जिंदगी चल रही है। ठीक, लेकिन Fe क्या करता है, Cu से ज्यादा ताकतवर है, तो Fe क्या करता है, CuSO4 में Cu को मार पीट करके साइड कर देता है, Cu को मार पीट करके साइड कर देता है, और उसके साथ जो है उसको आराम से क्या करता है भाई, अपने साथ मिला लेता है। ठीक, तो वही काम कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर देखो, Fe जो है भाई Cu से बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है। ठीक, Fe क्या है, Cu से बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है, और ये Cu जो है Fe से कम ताकतवर इंसान है। Cu के पास इसका एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है SO4। ठीक, तो SO4 Cu के पास है, लेकिन Fe जो है Cu से ज्यादा ताकतवर है, धन पैसा जो कुछ कहिए सब चीज में ये ताकतवर है Fe। ठीक, तो ये Fe क्या किया, Cu को साइड कर दिया, भाई Cu तू हमसे कमजोर है, ठीक, तुम साइड हो जाओ, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है उस पर हम अपना अधिकार जताते हैं। ठीक, तो Cu को साइड करके Fe अपना जगह बना लेता है। यहाँ पर देखो भाई, SO4 के साथ Cu था पहले से, लेकिन Cu को Fe अपनी ताकत से क्या किया, इसको साइड कर दिया, और Cu बेचारा अपना अकेला सिंगल बच गया, और यहाँ ये अपना डबल होकर के अपनी जिंदगी जीने लगा। तो इसी को क्या कहते हैं भाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस जिंदगी में जो है Cu बेचारा अकेला पड़ गया, ये Cu बेचारा भाई सिंगल हो गया, और सिंगल होकर के अपने लाइफ में किसी की एंट्री नहीं करने दी, और ये अपना कंपटीशन की तैयारी करने लगा, और कंपटीशन करके ये अपना सरकारी जॉब ले लिया भाई, गवर्नमेंट जॉब। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं भाई, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, और इसी को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम ही है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे, इस अभिक्रिया में जो है Fe जो कि Cu की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक, मतलब Cu से बहुत ताकतवर है Fe, ठीक, तो Cu को ये क्या करता है, विस्थापित कर देता है, मतलब Cu को साइड कर देता है, अलग कर देता है और स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है, मतलब स्वयं जो है Cu के गर्लफ्रेंड के साथ अपना स्थान बना लेता है, ठीक, Cu के स्थान पर Fe आ जाता है, ठीक। तो ये समझ गए होंगे बात। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे लिखना है, लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर, ठीक, आप तीनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं, या तो आप लिख दीजिए अभिकारक के परमाणु, या तो आप लिख दीजिए समूह यौगिक के परमाणु, या फिर आप लिख दीजिए समूह, ठीक। उसको क्या करता है, विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा था उदाहरण देकर के समझाइए, उदाहरण दे दिए भाई Fe प्लस CuSO4, फिर का चिन्ह FeSO4 प्लस Cu बेचारा सिंगल रह गया, आपको वो नहीं लिखना है भाई, सिंगल रह गया Cu, ये बात नहीं लिखना है, ठीक। तो इस अभिक्रिया में जो है प्यारे साथियों आप Fe क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया में Fe जो कि Cu से अधिक क्या है, अभिक्रियाशील है, तो Cu को विस्थापित कर देता है और स्वयं को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं भाई, विस्थापित अभिक्रिया कहिए या फिर प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहिए। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे, विस्थापित अभिक्रिया कहिए या फिर प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहिए। इसमें क्या हो रहा है भाई, दूसरे परमाणु का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है और एक तीसरा परमाणु का प्रतिस्थापित हो रहा है, ठीक। तो मैं अब साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बोल दिया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन पर चलिए, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निस्तापन और जारण में अंतर लिखे, तो निस्तापन और जारण में अंतर लिखना है, ठीक। तो निस्तापन पहले समझ लो होता क्या है। निस्तापन में क्या होता है कि हवा की अनुपस्थिति, मतलब यहाँ कहने का सेंस है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है कम द्रवणांक तक जो है, द्रवणांक के नीचे, ठीक, द्रवणांक के नीचे, कहने का मतलब कि जब अभिक्रिया होती है हवा की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन ना रहे उस टाइम जब द्रवणांक के नीचे तक गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं क्या प्यारे साथियों, निस्तापन, ठीक। और भर्जन कहिए या फिर जारण कहिए, जारण भी एक ही चीज को कहते हैं और भर्जन भी एक ही चीज को कहते हैं। अब ये जारण भर्जन क्या है भाई, तो जारण और भर्जन, देखो जारण उसको कहते हैं, भर्जन भी उसी को कहते हैं, किसको, तो जिसमें जो है हवा की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है द्रवणांक के नीचे तक बहुत तेजी से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है किसी पदार्थ को, तो उस टाइम उस क्रिया को, अभिक्रिया क्या कहते हैं भाई, जारण कहिए या फिर भर्जन कहिए, ठीक। और दूसरी बात ये आ जाएगी इसमें, किसमें, तो निस्तापन में। तो निस्तापन में ये बात आएगी कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक। निस्तापन में जो है यार रासायनिक अभिक्रिया कहिए या फिर रासायनिक प्रतिक्रिया कहिए, ये नहीं होती है। लेकिन भर्जन और जारण दोनों में से किसी एक भी चीज को लीजिए, तो भर्जन कहिए या फिर जारण कहिए, इसमें जो है प्यारे साथियों निस्तापन के अपेक्षा इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, ठीक। तो चलो भाई अब इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में आंसर क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन पहले देखिए, कह रहा है निस्तापन और भर्जन में अंतर लिखे। यहीं पर क्वेश्चन इस टाइप से भी दे सकता है कि निस्तापन और जारण में अंतर लिखे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का आंसर यही होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है लेकिन आंसर ये, क्योंकि जारण और भर्जन एक ही चीज का नाम है। अगर हम कहे कि आप श्याम हो और आपको जो है दुलार से बुलाया जाए घनश्याम, तो आपका नाम श्याम और घनश्याम दोनों हो गया, यानी कि आप ही को, श्याम से भी आप ही को जाना जाता है और घनश्याम से भी आप ही को जाना जाता है। वही बात यहाँ पर है, जारण से भी जारण को ही जाना जाता है और भर्जन से भी जारण को ही जाना जाता है, ठीक। तो हमें लगता है अब क्लियर हो गया होगा बात जारण और भर्जन में। तो यहाँ पर देखो क्या है निस्तापन, निस्तापन में जो है प्यारे सदस्य अयस्क को, अयस्क मतलब समझते हो पदार्थ को, ठीक, अयस्क को क्या किया जाता है, हवा में की अनुपस्थिति में तथा हवा की सीमित उपस्थिति में, सीमित उपस्थिति मतलब क्या, जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो, ठीक, तो वहां भी तो हवा तो रहेगी लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ठीक। तो उस टाइम जो है इसके द्रवणांक के नीचे तक जो है गर्म किया जाता है जब हवा की अनुपस्थिति रहता है। क्लियर समझो, ये सेकंड में जो लिखा है ना हवा की सीमित उपस्थिति में, इसको दिमाग से निकाल दो। आपको समझना है कि हवा, जब हवा की अनुपस्थिति में अयस्क को द्रवणांक के नीचे तक गर्म किया जाता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है,
वो अभिक्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक, ये निस्तापन हो गया। भर्जन क्या होता है, तो भर्जन के या फिर जारन के, इसमें क्या होता है कि अयस्क को हवा की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है अयस्क के द्रवणांक के नीचे तक, ये तो भाई नीचे तक यहाँ में भी है, लेकिन इसमें तेजी से गर्म नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें जो है तेजी से गर्म किया जाता है। इसी की वजह से ये दूसरा अंतर निकल के आ गया। हमको अंतर लिखने के लिए कह रहा है, अंतर हमको एक अंतर दोनों में डिफरेंट आ गया, थोड़ा सा ही डिफरेंट आया लेकिन डिफरेंट आया। डिफरेंट को ही कहते हैं भाई अंतर। ठीक, अब यहाँ पर देखो दूसरा अंतर निस्तापन में क्या हो जाएगा कि निस्तापन में जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी कि निस्तापन में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक, लेकिन जारन में कहिए या फिर भर्जन में कहिए, इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक, तो जारन और भर्जन ये एक ही बात है और निस्तापन अलग है। ठीक, तो निस्तापन और जारन में पूछेगा, निस्तापन और जारन में अंतर लिखे, या फिर निस्तापन और जारन में क्या विभिन्नताएं हैं ये लिखे। तो आपको क्या लिखना है भाई, यही आंसर रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निस्तापन और भर्जन में क्या भिन्नता है, तो भी आपको यही आंसर लिखना है। अगर पूछे निस्तापन और जारन में क्या अंतर है, जारन वाला तो बता, वहां भी यही लिखना है। और निस्तापन और भर्जन में पूछेगा क्या अंतर है, तो वहां भी यही आंसर आएगा। ठीक, चार टाइप के आप क्वेश्चन समझ गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये चारों टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम जो है घुमा घुमा कर पूछ सकता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हमेशा से हमारा बोर्ड एग्जाम जो है क्वेश्चन उठाएगा बुक से ही, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर पूछता है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो और कुछ विद्यार्थियों के जो है मेंटलिटी जांची जाती है। एग्जाम का मेन पर्पस यही है। ठीक, तो अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका आंसर हमने आपको बता दिया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई देखो प्रकाश संश्लेषण वाला क्वेश्चन आया। ठीक, प्रकाश संश्लेषण पहले क्लियर समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। अब देखो यहाँ पर एक चीज कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में जो है व्यक्त कीजिए, रासायनिक समीकरण में दिखाइए। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण पहले समझ लो होता क्या है भाई। पहले नंबर, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात में नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जरूरत होती है सूर्य प्रकाश की, और उसके साथ साथ जरूरत होती है क्लोरोफिल, CO2 गैस और जल। ठीक, आप जल दे सकते हैं रात में, CO2 गैस रात में पौधों को दे सकते हैं, और क्लोरोफिल तो पौधों में पाया जाता है। और एक बात और क्लियर कर लो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में होती है, न कि जीवों में। ठीक, और पौधा जो होता है स्वपोषी होता है। स्वपोषी जब अपना भोजन जो है खुद बनाता है, तो उसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी पौधे यानी स्वपोषी पादप अपना भोजन खुद बनाता है जिस प्रक्रिया से, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण में जरूरत क्या क्या चीज की होती है। पहला नंबर बात, प्रकाश संश्लेषण में जो जरूरत होती है वो पहला नंबर चीज होता है उसका क्लोरोफिल, जो कि हरे पौधे में या फिर कहिए स्वपोषी पौधे में पाए जाते हैं। ठीक, क्लोरोफिल। दूसरा चीज होता है मेन होता है, वो होता है क्या भाई लोग, वो चीज होता है सूर्य प्रकाश, जो कि भगवान सूर्य हम लोग भगवान कहते हैं, कई जगह सन कहा जाता है, कई जगह कुछ कुछ वगैरह वगैरह कहते हैं, लेकिन हम लोग भगवान कहते हैं क्योंकि हम लोग बिहारी है और बिहारी छठ पूजा में उन्हीं की पूजा करते हैं। तो क्या है कि सूर्य प्रकाश जो है वो सूर्य से मिलेगा, सूर्य प्रकाश यानी कि दिन में मिलेगा, तो दिन में यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, दो चीज कंफर्म। तीसरा चीज आएगा स्वपोषी के लिए, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी उसके लिए आएगा तीसरा चीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पौधे जो है वायुमंडल से ले लेते हैं। चौथा चीज आता है जल, जल आप पौधे जो है भूमि से ले लेते हैं, मिट्टी से ले लेते हैं, जल धरती से ले लेते हैं। अब पौधों को जो है सभी चीज मिल गया, सभी चीज, क्योंकि उसको जरूरत है चार चीज की, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य प्रकाश और जल, चारों चीज इसको मिल गया। क्लोरोफिल तो उसके पास ही था, तो चारों चीज जो है उसको मिल गया। तो अब 1 मिनट रुको, मिल गया है तो अब बताते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने वाला है।
तो भाई प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या क्या चीज की जरूरत होती है वो चीज हमने बता दिया। आपको यहाँ से एक और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्या सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? इस टाइप के क्वेश्चन आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर कहेंगे कि बिना क्लोरोफिल के सूर्य प्रकाश पूछेगा कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी? तो नहीं होगी। इसका भी जो है प्रमाण दिया गया है, ऐसा बात नहीं है प्रमाण नहीं है, ये भी सबूत दिया गया है। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए कि क्या क्या यहाँ फिलहाल हमें जो जो चीज की जरूरत है उस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार हमने आपको बताया, तो वो चीज हमने आपको बताया। अब दूसरा बात क्या होता है कि आपको जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सारी चीजें मालूम चल गई, अब इसका जो है समीकरण लिखना पड़ेगा। तो प्रकाश संश्लेषण तो हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका समीकरण, तो हमें प्रकाश संश्लेषण पहले क्लियर करो, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। यहाँ देखो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका आंसर बस 3 से 4 लाइन आप लिखेंगे, आपको प्रकाश संश्लेषण क्लियर हो जाएगा। समीकरण भी इसी से बनेगा, इससे। ठीक, अब देखो भाई प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देख लेते हैं पहले। इसका जो है प्रकाश संश्लेषण हमने जो बताया वही यहाँ पर लिखा गया है। क्या है कि स्वपोषी पादपों में अपना भोजन खुद बनाने की प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, कैसे होता है, ये आपको अब क्लियर हो जाएगा। जिसमें जो है हरे पौधे की पत्तियां में जो है उपस्थित क्लोरोफिल हरे पौधे की पत्तियां में पाई जाती है, और CO2 जो कि वो वायुमंडल से ले लेता है, तथा जल जो कि हमने बताया धरती से ले लेता है। वो क्या करता है, जल का सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, कब, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है पादप कोशिकाओं में कार्बनिक अणु ग्लूकोज में स्थिरीकरण किया जाता है। मतलब ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो जब उसको चारों चीज मिल जाता है तो वो ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज मतलब समझते हो, एक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ बनाता है। जैसे गेहूं अगर हम बोते हैं तो जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया धीरे धीरे होते 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 शुरू में तो गेहूं नहीं निकल जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होते 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 बस 2 महीना 3 महीना के बाद जो है हमें गेहूं देखने को मिलता है, जो कि इस टाइम अब लगभग गेहूं निकलने लगा होगा। ठीक, तो तब हमको क्या देखने को मिलता है, गेहूं का जो ऊपर वाला भाग आता है सो देखने को मिलता है। तो क्या कैसे बनता है पता है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो है वो धीरे 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 बड़ा होता है। गेहूं का पौधा इतनी छोट से इतना बड़ा हो जाता है। ठीक, उसके बाद कोई कोई गेहूं का पौधा तो इतना बड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद बताते हैं। जब गेहूं का पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें से जो है गेहूं का एक ऐसे निकलता है ऊपर से, जिसमें जो है पतला 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 जैसे केस की तरह, बाल की तरह जो है ना पूरा रहता है। तो वो किससे निकला है, प्रकाश संश्लेषण की अगर प्रक्रिया नहीं होते तो गेहूं नहीं निकलता। ठीक, तो ये एक उदाहरण हमने आपको स्पष्ट किया कि पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। ठीक, तो इसी प्रक्रिया आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये ग्लूकोज को जो है, ग्लूकोज क्या होता है, ऊपर का जो हमें फल मिलता है मेहनत करने पर, जैसे आम के वृक्ष में बताते हैं, आम के वृक्ष में आम तो निकलता है, तो एक ग्लूकोज हो गया, कार्बन हो गया। ठीक, तो क्या हो गया भाई, एक तरह से जो है फल जो निकला है वो कार्बनिक फल है। ठीक, तो उसे हम अपने अनुसार यूज करते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसी को बायोलॉजिक भाषा में ग्लूकोज कहते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है क्या भाई, ये समीकरण लिखा हुआ है आपका प्रकाश संश्लेषण का। ठीक, क्या है, 6CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु है भाई, 6 अणु है, और जल के 12 अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु मिलकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है। तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल लिख दिया तीर के ऊपर नीचे। ठीक, और इसमें जरूर बाहर से जो चीज आया है, बाहर से क्या आया भाई, बाहर से यहाँ पर आया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, और जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मिलकर के क्या बनाता है भाई, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये भाई सूत्र होता है C6H12O6। जल जो है आपका बाहर निकल जाता है, उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन में आप देखेंगे तो जल जो है ना पत्ते से बाहर निकलता रहता है। ठीक,
तो ये जल आपका बाहर निकल जाता है। और 6O2 ये ऑक्सीजन का अणु है, ठीक। तो O2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक। तो ऑक्सीजन भी जो है प्यारे साथियों आपका बाहर निकल जाता है, वायुमंडल में आ जाता है। तो कहने का मतलब कि आपको ग्लूकोज, ये वाला जो टर्म है इसी को कहते हैं ग्लूकोज, जो कि आपको पौधे को ऊपर देखने को मिलता है, जिसे हम फल कहते हैं या फिर कहिए फसल कहते हैं। फसल में भी देखने को मिलता है और फल में भी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक। तो ग्लूकोज, हालांकि इसमें से जो है प्यारे से सभी हम लोग ग्रहण करते हैं। 6H2O जल, ये H2O क्या हो गया भाई, जल। जल के कितने अणु निकल के आते हैं, 6 अणु। तो ये हो गया भाई जल। और ये हो जाता है भाई ऑक्सीजन। क्या होता है भाई, ऑक्सीजन। ये वायुमंडल में आ जाता है, फिर इसका उपयोग जो है हम लोग सांस लेने में करते हैं। तो ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। ये समीकरण हो गया प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। यहाँ पर लिख देते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, ठीक। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, ठीक है भाई लोग। तो प्रकाश संश्लेषण हमें लगता है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रासायनिक समीकरण कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण हमने पूरा डिटेल में बता दिया, थोड़ा सा स्पीड कम रख करके। चाहते तो हम ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण ऐसा होता है कि पादप में जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल पादप में पाया जाता है, वो वायुमंडल से ले लेता है, CO2 गैस धरती से ले लेता है जल, और उसके साथ वो क्या करता है, अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। इसका लो समीकरण ये है, बात खत्म। चाहते तो हम 1-2 मिनट में खत्म करते, लेकिन आपको समझ में आए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ताकि आप अपने मन से एग्जाम में लिख करके आ जाए और नंबर बहुत अच्छा मिले। इसलिए हमने जो है इतना टाइम लिया, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कारण यह था कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्या पता इस बार भी आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई ये क्वेश्चन उत्सर्जन क्या है ये पूछ रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो भाई उत्सर्जन पहले समझ लो, उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन एक चीज है कि उत्सर्जन में देखो भाई जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, सॉरी ऑक्सीजन लेते हैं गैस, तो उसका जो है हम श्वास नलिकाओं द्वारा या फिर कहिए फेफड़ा द्वारा या फिर कहिए आप गिल्स, मछली में गिल्स पाया जाता है, तो गिल्स के द्वारा हम क्या करते हैं, उसका जो है उत्सर्जन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। उसी प्रकार से मूत्र द्वार से या फिर के मूत्र मार्ग से या फिर के मूत्रवाहिनी से, ठीक। मूत्राशय होता है, मूत्रवाहिनी होता है, यहाँ से जो है मूत्र का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। उसी प्रकार गुर्दा से जो है पूरा शरीर में जो बचा खुचा पदार्थ होता है भोजन के बाद, अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जिसका कोई काम शरीर में ना रहा हो, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक। तो उसका भी एक तरह से उत्सर्जन किया जाता है, ठीक। तो ये उत्सर्जन क्या, शरीर में जो पदार्थ हमें हानिकारक के लिए है, जो पदार्थ शरीर में अपशिष्ट है, जिसका कोई काम आप शरीर में नहीं, उसका शरीर से बाहर निकालना, ये उत्सर्जन कहलाता है, ठीक। तो इसमें हम शॉर्टकट में बता दिए। अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा लंबा करके कैसे लिखना है समझा देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम बताया। मैंने प्रमुख अंग बता दिए, गिल्स, फेफड़ा, श्वास, ये सब हो गया प्रमुख अंग, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या लिखना है, थोड़ा सा इसको खींच करके थोड़ा बड़ा करके लिखना है। कैसे, तो सजीव के शरीर से जो है उपापचय के समय, मतलब जो क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, उसके समय जो बने हुए ठोस या द्रव या अथवा गैसीय अपशिष्ट जो जिसका काम जो है शरीर में अब नहीं रहता है, वो जीवधारी के शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वही क्रिया कहलाती है उत्सर्जन कहलाती है। मतलब बाहर निकालते हैं उस अपशिष्ट पदार्थ को जिसका हमारे शरीर में अब कोई काम नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उसके निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। अब देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है शरीर से निष्कासन, यानी कि शरीर से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, श्वसन अंगों द्वारा, जैसे फेफड़ा हो गया, गिल्स हो गया, श्वास नलिकाएं जो कीड़े मकोड़े में पाए जाते हैं, फतिंगा समझते हो, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है, तो उसे उसमें श्वास नलिकाएं पाए जाते हैं। तो उसके द्वारा जो है वो क्या करते हैं, अपने शरीर में जो श्वास होते हैं, जो अपशिष्ट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, तो वो इससे क्या करता है, अपने शरीर से बाहर निकलता है। मनुष्य में जो है ब्रिक, यानी कि ब्रिक कहते हैं किडनी को, किडनी समझते हो, दोनों साइड जो रहता है किडनी, एक किडनी के बगल में यकृत भी रहता है, ठीक, जिसे लीवर कहते हैं। तो लीवर और किडनी एक साइड, अभी तो हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, दाया साइड की बाया साइड दोनों एक साथ रहता है, लेकिन इतना ध्यान है कि रहता है एक साथ।
दो किडनी होता है, जिसे क्या कहते हैं भाई, दो वृक, ठीक, वृक एक जोड़ा होता है, यानी किडनी एक जोड़ा है। तो और आपका जो होता है लीवर, लीवर एक ही होता है, ठीक, जहां से HCl बनता है, अम्ल बनता है वहां से। तो यहाँ पर देखो भाई, वृक एवं उत्सर्जी अंग है जिसमें मनुष्य के शरीर में जो है, जिनमें से जो है एक संबंध कहाँ कहाँ से है, तो पहला मूत्र वाहिनी, इसी के साथ लेते हैं मूत्राशय, इसी के साथ लेते हैं मूत्र मार्ग, इसी को कहते हैं। और इसी प्रकार जो है शरीर में एक और भी होता है जिसको मलद्वार कहते हैं, ये भी उत्सर्जी अंग है, ठीक, मलद्वार भी शरीर में उत्सर्जी अंग है, जो भोजन के पाचन के बाद, भोजन जब हमारा पेट में पच जाता है तो उसके बाद क्या करता है, उसके फलस्वरूप बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, उसका क्या करता है, उत्सर्जन करता है, मतलब शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक। तो ये उत्सर्जन वाली बात रही। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक। तो प्यारे साथियों, आपको अब बताते हैं क्या, तो प्यारे साथियों अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड अब आना स्टार्ट हो गया है, तो अब क्लास को यहीं पर एंड कर दें, ठीक। हमें उम्मीद है कि आप लोग आज जो क्वेश्चन बताए वो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ऐसा हमारा कोशिश रहेगा कि इस टाइप से बताया जाए कि आप लोग को समझ में आए, ठीक। हमारा इतना कोशिश रहेगा कि ऐसा नहीं हो कि आप लोग को समझ में कोई भी क्वेश्चन ना आए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको जो है समझ में आए हर एक क्वेश्चन। तो चलिए पहले साथियों, कल से टारगेट बैच स्टार्ट है, तो फिर हमको आगे भी तो आप लोग के टारगेट बैच की भी तो थोड़ा तैयारी करना है, तो ठीक। तो आज की क्लास को यहीं पर रहने देते, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने लगा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल से टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे, ठीक, सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे। तो चलिए भाई, टारगेट बैच में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। टारगेट बैच इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक, इसी यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे और सुबह 9 बजे होगा, ठीक। तो मिलते हैं टारगेट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।